चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत में सरकारें कैसे काम करती थीं। ये कहानी है राजाओं की, राज्यों की और एक बहुत ही अलग तरह के शासन की। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के शंकर से। जब उसने अपने नाना नानी को वोट डालने जाते देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आया और बस वही सवाल हमें आज के इस विषय तक ले आया। हाँ, उसके नाना नानी तो वोट देकर अपने नेता चुन रहे थे। लेकिन सोचिए, आज से करीब 3000 साल पहले क्या होता होगा। उस समय तो कोई वोटिंग होती नहीं थी। तो सवाल ये है कि राजा बनते कैसे थे, तो शासक बनते कैसे थे। देखिए, ये तरीका हमेशा एक जैसा नहीं था। वक्त के साथ इसमें एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया, जो एक सिंपल सिस्टम से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो बिल्कुल शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि कुछ राजाओं को शायद जन यानी आम लोग ही चुनते थे। मतलब एक तरह से सबकी सहमति से कोई लीडर बनता था। लेकिन फिर करीब 3000 साल पहले राजा बनने के तरीके में बड़े बदलाव दिखने लगे। और अब जो स्क्रीन पर है वो बहुत ही दिलचस्प है। अपनी ताकत दिखाने का एक नया तरीका सामने आया, अश्वमेध यज्ञ। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक तरह की पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी। ये दिखाने का तरीका कि असली बॉस कौन है। तो ये होता कैसे था, देखिए, एक राजा अपने एक खास घोड़े को आज़ाद छोड़ देता था। अब अगर ये घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके से गुजरा और उसे किसी ने नहीं रोका, तो इसका मतलब था कि उस राजा ने अपनी हार मान ली। और अगर घोड़ा साल भर बाद सही सलामत वापस आ गया तो उसकी बलि दी जाती थी और उस राजा को राजाओं का राजा मान लिया जाता था। तो अब जो राजा इतने बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे थे, वो सिर्फ जन के राजा नहीं रह गए थे। अब वो एक तय इलाके के, एक जमीन के शासक बन गए थे। और यहीं से शुरू होती है जनपद की कहानी। जनपद का मतलब ही है जन के बसने की जगह। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब लोग सिर्फ एक कबीला नहीं थे, बल्कि एक ही जगह पर बसे हुए लोग थे, एक समुदाय। तो जनपदों में जिंदगी कैसी थी? आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, जानवर पालते थे और चावल, गेहूं, जौ, गन्ने जैसी फसलें उगाते थे। और हाँ, वो मिट्टी के कुछ खास तरह के बर्तन भी बनाते थे, जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये खास मौकों पर ही इस्तेमाल होते थे। तो जैसे जैसे लोग एक जगह बसने लगे, समाज और भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगा और साथ ही उसमें बंटवारा भी होने लगा। इसी दौर में पुरोहितों ने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम ने समाज को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे पहले ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और पढ़ाने का काम करते थे। फिर आते थे क्षत्रिय, यानी राजा और योद्धा, जिनका काम था लड़ना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे थे वैश्य, जिनमें किसान, व्यापारी ये सब आते थे। और आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों ग्रुप्स की सेवा करना था। शूद्रों को और कई औरतों को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है कि ये सिस्टम जन्म पर आधारित था और हर कोई इसे मानता भी नहीं था। कुछ राजा तो खुद को पुरोहितों से भी ऊपर मानते थे और बहुत से लोगों को लगता था कि काम के आधार पर भेदभाव करना ठीक नहीं है। अब वक्त आगे बढ़ा और कुछ जनपद दूसरों से ज्यादा ताकतवर और जरूरी हो गए और इसने एक नए दौर को जन्म दिया, महाजनपदों का दौर। तो ये महाजनपद क्या थे? आप इन्हें एक तरह से सुपर किंगडम समझ सकते हैं। मतलब बड़े, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड राज्य, जिनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी और अपनी परमानेंट आर्मी भी। और ये तस्वीर देखिए, ये एक शानदार उदाहरण है। ये महाजनपद अपनी राजधानियों के चारों तरफ लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल, बहुत ऊंची दीवारें बनाते थे। ये किले सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि राजा की ताकत और दौलत का भी दिखावा करते थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े किले बनाना, साल भर एक प्रोफेशनल आर्मी को रखना, इसमें तो बहुत पैसा लगता होगा। तो ये पैसा आता कहाँ से था? जवाब था रेगुलर टैक्स। अब राजा कभी कभार मिलने वाली गिफ्ट्स पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था। किसानों से उनकी फसल का एक हिस्सा, कारीगरों से महीने में 1 दिन का काम और व्यापारियों से उनके सामान पर बाकायदा टैक्स वसूला जाने लगा। ये शासन चलाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। इन सभी महाजनपदों में से एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया, मगध। इसके इतने पावरफुल होने के पीछे कई वजहें थीं।
गंगा और सोन जैसी नदियां जमीन को उपजाऊ बनाती थीं, घने जंगलों से लकड़ी और लड़ाई के लिए हाथी मिल जाते थे, और सबसे जरूरी लोहे की खदानों से मजबूत हथियार और औजार बनते थे। लेकिन क्या राजतंत्र ही अकेला ऑप्शन था? नहीं। उसी दौर में भारत में एक और बहुत ही दिलचस्प सिस्टम चल रहा था, जो राजाओं के शासन से एकदम अलग था। इन्हें गण या संघ कहा जाता था। ये एक तरह के पुराने रिपब्लिक थे। यहाँ कोई एक अकेला सबसे बड़ा राजा नहीं होता था, बल्कि कई शासक मिलकर एक साथ राज करते थे। और मजे की बात यह है कि उन सभी को राजा ही कहा जाता था। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। मगध जैसे राजतंत्र में सारी ताकत एक राजा के हाथ में होती थी, लेकिन वज्जी जैसे गण या संघ में सारे शासक एक साथ सभाओं में बैठते थे और बहस करके तय करते थे कि क्या करना है, यानी फैसले मिलकर लिए जाते थे। खुद गौतम बुद्ध, जो एक गण से ही आते थे, उन्होंने वज्जी संघ की ताकत का राज बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तरक्की तब तक होती रहेगी जब तक वो नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और अपने बनाए नियमों और बड़ों का आदर करेंगे। ये गणराज्य काफी सफल और ताकतवर थे और सदियों तक चले। लेकिन आखिर में मगध जैसे शक्तिशाली राजाओं की नज़र इन पर पड़ी। करीब 1500 साल पहले गुप्त वंश के राजाओं ने आखिरी बचे हुए गण और संघों को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम इन पुराने राजतंत्रों और गणराज्यों को देखते हैं, तो क्या आज की हमारी सरकारों में उनकी कोई झलक दिखाई देती है? ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुराने ये आइडियाज आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।